Let's discuss the Unit 7 Dual Nature of Matter and Radiation. जब हम बात करते हैं फिज़िक्स की तो हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी हैं. एज़ यू हैव स्टडीड इन द क्लास 11th स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर थे जहाँ पे हम बात करते थे कि भाई पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है. तो जब हम उस पार्टिकल और ऑब्जेक्ट को अज्यूम करते थे तो हमारे पास ये समझ में आता था कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसकी पोजीशन फिक्स है. यानी कि जो भी लोकलाइज्ड होता है उसको हम मैटर बोलते हैं. क्लास 9th में भी मैटर की डेफिनेशन आती है और वहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जिसको हम लोकलाइज कर सकें, जिसकी पोजीशन हम बता सकें. और फिर 11th क्लास में लास्ट यूनिट हमने डिस्कस की थी वेव्स. वेव के अंदर क्या होता है कि जब भी मैं बात करूँ वेव की तो हमारे माइंड में आता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस है जो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करती है अबाउट अ मेन पोजीशन. ठीक है, तो हमारे फिज़िक्स में दो तरह की चीज़ें होंगी. एक पार्टिकल नेचर जिसको हम कहेंगे और दूसरा वेव्स जिसको हम वेव नेचर कहेंगे. अब ये चैप्टर का नेम क्या सजेस्ट करता है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ड्यूअल मीन्स टू, दो तरह के नेचर हो गए, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर. तो हमें ये पता है कि पार्टिकल जो लोकलाइज्ड है और जो वेव है जिसके साथ एक डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड है, दे आर रिलेटेड थ्रू ईच अदर. कैसे रिलेटेड हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम ये कहेंगे जो पार्टिकल जिसकी पोजीशन फिक्स है उसके पास भी एक वेव होती है और एक वेव जो होती है उसके पास भी अपना पार्टिकल नेचर होता है. मीन्स हम उसकी भी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो इसीलिए द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है डेट इज़ द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन मीन्स वेव. तो वेव के पास वेव नेचर तो हो गया. अब दूसरा नेचर कौन सा आ रहा है? पार्टिकल नेचर. यानी कि हम यहाँ पे वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास पार्टिकल नेचर होता है. तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है डेट इज़ द इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन मीन्स एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. वेरी सिंपल. अब बात करते हैं इसकी डिटेल स्टडी की. हमें पता है मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज़ वेरी वेरी लो. तो दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब भी किसी भी प्रोसेस से अगर हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन. अब वो अपने आप तो बाहर जाएगा नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, हमने 9th में पढ़ लिया, अच्छे से 11th में पढ़ लिया कि टू मूव एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी हैव टू डू सम वर्क. सो अब इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल की सरफेस से बाहर निकालना है तो उसके लिए भी मुझे वर्क करना पड़ेगा. अब कितना वर्क करना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा उस एटम पे. उस एटम का, उसके न्यूक्लियस का वो जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? वो ज़्यादा टाइटली बाउंड करके रखेगा और हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए. ठीक है, अगर वो बिल्कुल कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर तो हमारे लिए थोड़ा इजी होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं वर्क फंक्शन. अब वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नीड सम एनर्जी. तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे टर्म work function. The minimum amount of energy required to eject an electron out of a metal surface is called work function of the metal and it is denoted by W. ठीक है, ये देखो नीचे एक टेबल गिवन है हमें और ये अलग अलग मेटल्स के वर्क फंक्शंस हमें बता रखे हैं. एंड पे अटेंशन that the unit for work function is electron volt.
For cesium it is 2.14, for potassium 2.30. What it mean कि अगर मैं सीजियम एटम की बात करूं तो मुझे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और अगर पोटेशियम एटम है मेरे पास तो मुझे 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है? पोटेशियम का, मतलब ज़्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम ने जो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, बाउंड करके रखा है। इट मीन्स दिस एटम इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सीजियम। तो हमारे पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है कि किन्हीं 2-3 मेटल्स के हमें वर्क फंक्शन दे रखे होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि किस केस में इजी होगा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, किस मेटल के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो वी विल कंपेयर द वर्क फंक्शन, जिसका जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन रहेगा उसको हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब हमने बात की इलेक्ट्रॉन को तो चलो बाहर निकाल दिया, अब किस तरीके से निकालेंगे? द वेरी फर्स्ट इज़ थर्मोआयनिक एमिशन। थर्म आयोनिक एमिशन, थर्म मीन्स हीट। सो इसमें क्या करेंगे कि हम मेटल सरफेस को हीट करेंगे, यानी कि जो एनर्जी देंगे हम इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर निकलने के लिए, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, तो उसको हम थर्माइनिक एमिशन कहेंगे। और जब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट इट कैन बी कॉज्ड बाय सप्लाइंग द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बाय हीटिंग द मेटल सरफेस टू अ सुटेबल टेम्परेचर। फिर है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मतलब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम फील्ड एमिशन कहेंगे। सो इट कैन बी कॉज्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मेटल सरफेस एंड ऑलमोस्ट 10⁸ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर लेके आने के लिए। फिर है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो हम मिनिमम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, इट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट होगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, वो उस मेटल सरफेस पे फॉल करेगी और वहाँ से वो एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और एमिट हो जाएगा। सो दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एमिशन। नेम से हमें क्लियर हो जाती है इनकी डेफिनेशन। उसके बाद आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि वेव का ड्यूअल नेचर मीन्स इसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहता है, कुछ फिनोमिनन है हमारे पास जैसे कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, वो वेव नेचर से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, ऐसे फिनोमिनन है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। दे कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ मैं अपनी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर की हेल्प लूँगी, कहाँ मैं पार्टिकल नेचर की हेल्प लूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो वेरियस फिनोमिनन है उनको डिस्कस किया गया है। और ये फिनोमिनन क्या कहते हैं कि डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, ये इन फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव नेचर की ज़रूरत है, ओनली वेव नेचर। और कुछ ऐसे फिनोमिनन है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जो हमारे पार्टिकल नेचर पे डिस्कस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनन भी हैं जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो हमारे पास ना तो पार्टिकल नेचर से या जो है ये ऐसे फिनोमिनन हैं, अगर हम इनको वेव नेचर से एक्सप्लेन करें तो भी हो जाते हैं और पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करें तो भी ये एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो ये शो करता है कि हमारे पास दो तरह के नेचर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं।
तो सबसे पहला आता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है, थोड़ा सा इसके बारे में हमने पहले भी जाना है। मीन्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन with the help of photons is known as photoelectric effect. जनरल से हमारे पास टेंडेंसी आई है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन with the help of photon। अब फोटोन के बारे में अगर मैं पूछूं तो फोटोन क्या होता है? व्हाट इज़ अ फोटोन? फोटोन, these आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जो है ये फोटोन्स हमारे लिए कैसे हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर लाने के लिए, तो वो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होगा। अब हर कोई तो नहीं निकाल सकता ना इलेक्ट्रॉन को बाहर मेटल की सरफेस से, सो इट शुड हैव सम मिनिमम एनर्जी, और वो मिनिमम एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? फोटोन से मिल रही है। अब एक बात समझने वाली ये है कि फ़ोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? फ़ोटोन की एनर्जी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हम सब ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। E इज़ द एनर्जी, H इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। सो किसी भी फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो मुझे एक मिनिमम सफिशेंट एनर्जी चाहिए, तो मतलब एक मिनिमम सफिशेंट फ्रीक्वेंसी उस फोटोन के पास होगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। क्लियर? सो अबाउट द डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ sufficient high frequency fall upon it, it is known as photoelectric effect, and it was studied by the J.J. Thomson। तो ठीक है, इस